Hello everyone, I am Khushbu Natholia and thank you for coming back to my channel Conceptual Legal. कल हमने देखा कि कैसे अगर हमारे पास कोई चीज देखी जाती है तो दूसरा बंदा ये प्रिज्यूम कर लेता है कि शायद मैं ही उसकी ओनर हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पोजेशन में है। पर ओनर और पोजेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इनिशियली जब हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही थी, जब नोमैडिक लाइफ में लोग जिया करते थे, उस टाइम सबको पोजेशन का ही कंसेप्ट पता था। अगर उनको लगता था कि कोई चीज किसी के पास है तो वो ऐसा मान लेते थे कि वो चीज उसी की है। बट जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती गई, हमारा स्टेटस चेंज होता गया और उसी के साथ साथ पोजेशन से हम ओनरशिप की तरफ स्विच करने लग गए। हम ओनरशिप से जुड़ी राइट्स के बारे में स्विच करने लग गए और इस तरह पोजेशन के थ्रू ओनरशिप केम इनटू पिक्चर। सो आज हम बात करेंगे ओनरशिप की। आज फॉर अ चेंज हम कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ केस लॉ के थ्रू स्टार्ट करते हैं। एक प्लेंटिफ है, उसकी कंपनी एक लैंड ओन करती है और उस लैंड में एक स्विमिंग पूल है। तो प्लेंटिफ की कंपनी किसी बंदे को एम्प्लॉय करती है उस पॉन्ड को क्लियर करने के लिए। तो जब वो उसकी क्लियरिंग ऑपरेट कर रहा होता है उस टाइम उसको वहां पे एक गोल्ड की रिंग मिलती है बॉटम में पॉन्ड के। सो कोर्ट ये कहती है कि वो जो कंपनी है उसका उस रिंग के ऊपर सबसे पहला पोजेशन है। क्यों? क्योंकि वो उस पॉन्ड का ओनर है, इसलिए जो भी चीज उसके अंदर थी वो उसके हक में जाएगी और उसके ऊपर उस प्लेंटिफ की कंपनी का राइट होगा, ना कि उसका जिसने इसे ढूंढा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेना वर्सेस पील की, जो पोजेशन और ओनरशिप का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट केस है और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड केस भी है। एक होम परचेज किया गया एक डिफेंडेंट से और लेकिन उस डिफेंडेंट ने कभी भी वहां पे रहना शुरू नहीं किया, उसको ऑक्यूपाई नहीं किया। 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ले लेती है और वहां पे एक सोल्जर होता है जिसको एक ब्रॉश मिलता है मिट्टी में लटपट विंडो के ऊपर। तो वो उस ब्रॉच को पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। पुलिस बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के उस ब्रॉच को उस घर के ओनर को दे देती है। तो प्लेंटिफ कहता है दैट इज द सोल्जर जिसने उसको ढूंढा था, वो उस पे उसे क्लेम करता है और कहता है कि ये जूल मैंने ढूंढा था तो इसके ऊपर मेरा हक है, फाइंडर का हक है। तो इस केस में कोर्ट कहती है कि प्लेंटिफ का इसके ऊपर ज्यादा हक है, क्योंकि जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसका ये घर था, जिसने ये घर खरीदा था, उसने इस घर को कभी ऑक्यूपाई किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसके अंदर वो इंटेंशन ही नहीं है जिसके थ्रू वो उस ब्रॉच को क्लेम कर सकता है। सो यहाँ पे उसने जो हमने 2 एलिमेंट्स पढ़े थे, फिजिकल कंट्रोल एंड इंटेंशन, उसने बोला कि डिफेंडेंट के अंदर ये एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन नहीं है, इसलिए इसका हकदार प्लेंटिफ है जिसको ये ब्रॉच मिला है। तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट केस लॉस। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप। ऑस्टिन ने हमें ओनरशिप की डेफिनेशन में 3 चीजें कही। A right which is available against the whole world, which is indefinite in point of use, unrestricted in point of disposition and अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। मतलब मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था बॉटल का कि ये मेरी बॉटल है, मैं इस बॉटल को जैसे चाहूँ यूज कर सकती हूँ और अगर मैं इसको यूज नहीं करना चाहती तो मैं इसको रख सकती हूँ। दैट मीन्स आई कैन यूज इट इन व्हाटएवर मैनर आई वांट टू यूज इट। नेक्स्ट, जब तक चाहूँ तब तक, राइट? दैट मीन्स पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन वो अनलिमिटेड है, अनटिल एंड अनलेस मेरी डेथ नहीं हो जाती या मैं उसको किसी और को बेच नहीं देती या दे नहीं देती, बेच नहीं देती ताकि वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। सो दैट मीन्स इट इज अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। नेक्स्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, विच मीन्स मेरा उसके ऊपर पूरा हक है, मैं उसको जैसे
चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ और कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आके मुझे नहीं बता सकता कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो मैं उसको यूज कर सकती हूँ, उसको डिस्पोजेस कर सकती हूँ और जो ड्यूरेशन है वो अनलिमिटेड है। ये 3 चीजें हमें ऑस्टिन ने कही। सिमिलरली हॉलैंड ने उसके पोजेशन, डिस्पोजिशन और इंजॉयमेंट की बात कही। और फाइनली सैलमन ने कहा कि ओनरशिप जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द पर्सन एंड द राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम, द राइट to use, the right to enjoy, the right to dispose it of, the right to alienate. That means it does not define the relationship between the person and the thing, but it defines the relationship between the person and the right which is vested in that person. So definitions के बाद हम कुछ incidences देख सकते हैं ओनरशिप के, which is कि हमारे ओनरशिप में राइट टू पोजेस होता है। अगर मैं इस बुक की ओनर हूँ तो मेरे पास राइट है, मैं इसको पोजेस करती हूँ, ये मेरे पास है, मेरा इसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल है। सिमिलरली द राइट टू यूज एंड एंजॉय विच मीन्स मैं इसको पढ़ सकती हूँ, जब चाहूँ तब पढ़ सकती हूँ। अगर मेरा आधी रात को मन करता है तो मैं आधी रात को भी इसको खोल के देख सकती हूँ। दैट मीन्स आई हैव द राइट टू यूज इट एंड टू एंजॉय इट। नेक्स्ट इज परपेचुअल विच मीन्स कि ये राइट जो मेरी है ये परपेचुअल है, कोई इसको ले नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस मैं इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर देती या फिर मेरी डेथ नहीं हो जाती जिसकी वजह से ये फर्दर ट्रांसफर हो जाएगी। सो इट इज परपेचुअल राइट। नेक्स्ट राइट टू कैपिटल दैट मीन्स द राइट टू दिस एसेट जिसकी वजह से मैं इसको चाहूँ तो एलिनिएट कर सकती हूँ, डिस्पोज कर सकती हूँ, आई कैन टीयर इट ऑफ एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू विद इट। एंड फाइनली रेजिडुअल राइट्स विच मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लैट है, मैं चाहूँ तो उसको एज अ टेनेंटेड प्रॉपर्टी आगे टेनेंट्स को दे सकती हूँ, मैं उसको लीज पे दे सकती हूँ और आई कैन यूज इट इन वट एवर मैनर आई वॉन्ट टू और मैं उससे रेजिड्यूज करेक्ट कर सकती हूँ और अपनी राइट्स को इंटैक्ट रख सकती हूँ। तो दीज आर द सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ ओनरशिप जो एज इट इज हमें पोजेशन में नहीं दिखते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक अपने फ्रेंड से ली और मैं अभी इसको पोजेस कर रही हूँ तो क्या मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? कैन आई टीयर इट ऑफ? नो, आई कैन नॉट। वाई? बिकॉज द राइट टू यूज एंड एंजॉय इज लिमिटेड। क्या मैं इसको परपेचुइटी तक अपने पास रख सकती हूँ हमेशा के लिए? नो। वाई? बिकॉज द ओनर हैज अ बेटर टाइटल देन द पोजेसर। दैट इज वन थिंग विच शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। एंड पोजेशन इज 9/10 ऑफ ओनरशिप। दैट मीन्स पोजेशन में ओनरशिप के काफी गुण हैं पर फिर भी कुछ एडिशनल क्वालिटीज हैं, कुछ एडिशनल राइट्स हैं जो ओनरशिप हमें देता है पर वो सिर्फ पोजेसर के पास नहीं होती। सो ये एक स्टेटमेंट है जो जनरली क्वेश्चंस में पूछी जाती है जिसका जवाब यही है कि पोजेशन में हमारे पास सर्टेन राइट्स हैं बट ओनरशिप में हमारे पास उससे ज़्यादा राइट्स हैं जो पोजेशन में नहीं है। एंड देन यू कैन कोट द एग्जाम्पल्स विच आई जस्ट गेव यू। Moving ahead with the next and the final topic of possession, that is the kinds of possession. The first is corporal and incorporeal जो हमने kinds of ownership, I'm sorry. Moving ahead with the final topic of ownership, that is kinds of ownership. The first in the list is corporal and incorporeal जो हमने पोजेशन के टाइम भी किया। कॉर्पोरल मीन्स टैंजिबल थिंग्स जिसको हम टच फील कर सकते हैं एंड इनकॉर्पोरल मीन्स इनटैंजिबल थिंग जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डेफमेशंस, योर रेप्यूटेशन, ऑल दीज दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरल ओनरशिप्स। द नेक्स्ट इज सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल ओनरशिप जब आपका एक सिंगल ओनर होता है, जैसे अगर मैं कोई घर खरीदती हूँ अपने नाम पे तो मैं उसकी सोल ओनर हूँ, बट वहीं अगर मैं वो घर खरीदती हूँ अपने फादर के नाम पे तो हम दोनों उसके को ओनर हो जाते हैं। दैट मीन्स
जब एक चीज के दो ओनर होते हैं, दैट इज अ को ओनरशिप। आपकी फर्म्स, कंपनीज, इन सब में को ओनर्स होते हैं, सो दैट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल। नेक्स्ट इज लीगल एंड इक्विटेबल। जनरली इंग्लिश लॉ में हम ये बाइफर्केशन देखते हैं, इंडिया में ये बाइफर्केशन नहीं दिखता। वी हैव दिस लीगल ओनरशिप ओनली प्रिवेलिंग इन इंडिया, जो हमें लॉ के थ्रू मिलती है। इक्विटी से गवर्न की जाने वाली ओनरशिप एज सच इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट। वेस्टेड जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी राइट जो है वो इंटैक्ट है, वो आपको मिलेगी, आपके ऊपर सारे हक है, आप अपनी राइट उसमें वेस्ट करते हैं। कॉन्टिंजेंट जो एक कंडीशन के होने पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, उसका आई हैव टू पे द अमाउंट एंड ऑल दीज थिंग्स। वंस उसमें बयाना चला जाएगा, हम रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएंगे, मेरी राइट्स उसमें वेस्ट हो जाएंगी, मैं उसकी ओनर बन जाऊंगी। बट वहीं पे अगर मैं कॉन्टिंजेंट की बात करती हूँ, तो उसमें अगर कोई मुझे कहता है कि ए को प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब वो बी से शादी करेगा, दैट मीन्स जब तक ये शादी नहीं होती तब तक उसकी जो राइट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो उसको राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दिस राइट विल कम इनटू पिक्चर ओनली व्हेन ही फुलफिल्स द कंडीशन प्रेसिडेंट, सो दैट इज अ contingent kind of ownership. Finally, we'll come to trust and beneficiary. आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा होगा कि हम किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड के थ्रू ट्रस्ट की हेल्प से प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। दैट मीन्स ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसमें एक मेकर होता है और एक ट्रस्टी होता है, जो किसी और के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, जिसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। जैसे इस केस में अनबॉर्न चाइल्ड है, वो बेनिफिशियरी है, वो ओनर है, बट हम उसको डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, तो हम एक ट्रस्ट, एक मैकेनिज्म के थ्रू उसको वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। So that's all about ownership. I hope you like the video. If you have any doubt, please put them below in the comment section. And thank you so much. I will see you in the next video. Bye bye.